तो आए अब हम बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 पुष्पा 1 का सीक्वल है, यानी कि पुष्पा 2 के अंदर जो भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सब पुष्पा 1 के आगे की कहानी है। अब अगर हम पुष्पा 1 की बात करें तो इसकी दो मुख्य चीजें हैं, पुष्पा और लाल चंदन। पुष्पा एक बहादुर और अक्लमंद इंसान है जिसकी खासियत यह है कि वो ना किसी से डरता है और ना किसी के आगे झुकता है। पुष्पा के फादर की दो पत्नियां थीं, लेकिन क्योंकि उसकी मां से कभी शादी नहीं हुई थी, पुष्पा को नाजायज माना गया। पुष्पा और उसकी मां को जायदाद से बेदखल कर दिया गया। जवान होने पर पुष्पा मजदूरी करने लगा, लेकिन उसका कभी ना झुकने वाला एटीट्यूड उसे हर जगह मुश्किलों में डालता रहा। इसी दौरान पुष्पा का सामना लाल चंदन के अवैध व्यापार से हुआ। लाल चंदन एक कीमती लकड़ी है जो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगल में पाई जाती है। इसकी विदेशों में बहुत डिमांड है, खासकर चीन और जापान में। हालांकि इसे काटना भारत में अवैध है, फिर भी इसका व्यापार सुसंगठित तरीके से होता है। पुष्पावन में पुष्पा अपनी सूझबूझ और ताकत से इस अवैध व्यापार में अपनी जगह बनाता है और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। अब पुष्पा 2 की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां पुष्पा को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि मैंने पुष्पा 2 देख ली है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फ़िल्म पुष्पा 1 से भी ज़्यादा बड़ी और धमाकेदार है। अगर आपको पुष्पा 1 पसंद आई थी, तो पुष्पा 2 भी ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं पुष्पा 2 को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इसे घर बैठे अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पुष्पा लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारे चैनल पर नई वीडियो के लिए आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुष्पा 2 पर चर्चा कर रहे हैं, जो साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म है और इस समय की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। लाल चंदन की कटाई का काम बेहद जोखिम भरा है क्योंकि ये अवैध है और पुलिस हमेशा इस पर छापे मारती रहती है। कई बार मजदूरों को जो जंगल में लाल चंदन काट रहे होते हैं, पुलिस पकड़ भी लेती है। एक बार जब पुलिस ने छापा मारा तो सारे मजदूर भागने लगे, लेकिन तभी पुष्पराज ने सबको एकजुट किया और लाल चंदन को पुलिस से बचा लिया। पुष्पा की इस सूझबूझ और बहादुरी से खंडहरी बहुत प्रभावित हुआ। उसने पुष्पा को अपना पार्टनर बना लिया और कमाई में हिस्सेदारी भी देने लगा। इसके बाद पुष्पा ने लाल चंदन को पुलिस से बचाकर सही जगह पहुंचाने का नया तरीका खोज निकाला। सिंडिकेट ग्रुप में मैंगल सीनू सबसे ऊपर है। वह हर टन लाल चंदन के बदले सिर्फ 80 लाख रुपए देता है। हालांकि मंगल सीनू इसे मुरुगन नाम के एक आदमी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन में बेचता है। मुरुगन, जो तमिलनाडु के चेन्नई से काम करता है, इस लाल चंदन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है। मंगल सीनू के अलावा सिंडिकेट ग्रुप में कोंडा रेड्डी भी एक बड़ा नाम। कोंडा रेड्डी मंगल सीनू को माल सप्लाई करता है। पुष्पा पहले मजदूरी करता था, लेकिन बाद में खोंडा रेड्डी के लिए लाल चंदन की कटाई का काम शुरू कर दिया। पुष्पा को धीरे धीरे ये पता चला कि मंगल सीनू मजदूरों और सप्लायर्स को बहुत कम पैसे देता है और खुद मोटा मुनाफा कमाता है। एक दिन जब सिंडिकेट की बैठक होती है, तब पुष्पा ने सभी के सामने यह सवाल उठाया कि सिर्फ मंगल सीनू ही सबसे ज्यादा कमाई क्यों कर रहा है। पुष्पा का यह सवाल सिंडिकेट के लिए एक नया मोड़ लेकर आता है। अब पुष्पा का लक्ष्य सिर्फ मजदूरी या कटाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह खुद इस पूरे नेटवर्क में अपनी पहचान बनाना चाहता है। पुष्पा राज अब सिंडिकेट का नया लीडर बन चुका है। एमएलए सिंदापा, जो सिंडिकेट पर अपनी पकड़ रखता है, ने पुष्पा को मंगल सीनू की धोखेबाजी के बारे में सुनने के बाद मंगल सीनू को हटाकर पुष्पा को जिम्मेदारी सौंपी। पुष्पा ने न केवल पुलिस को अपने तरीके से कंट्रोल करना शुरू किया, बल्कि लाल चंदन की सप्लाई से बहुत पैसा भी कमाया। इस बीच जिले का नया एसपी भंवर सिंह शेखावत अपनी ड्यूटी संभालता है। शेखावत एक घमंडी इंसान है जो हर किसी से अपनी इज्जत करवाने की मांग करता है। जब पुष्पा उससे पहली बार मिलने जाता है और रिश्वत के तौर पर पैसे देने की कोशिश करता है, तो एसपी पैसे तो लेता है, लेकिन पुष्पा को कोई इज्जत नहीं देता। एसपी की यह हरकत पुष्पा को चुभती है, लेकिन अपनी शादी के कारण वह शांत रहता है। शादी के दिन पुष्पा एसपी से मिलता है और बदला लेने के लिए उसे बेइज्जत करता है। वह एसपी के कपड़े उतरवाकर उसे यह एहसास दिलाता है कि बिना वर्दी के उसकी कोई औकात नहीं है।
ये घटना एसपी शिकवत को गुस्से से भर देती है और वह तय करता है कि वह पुष्पा से बदला लेकर रहेगा। पुष्पा 2 यहीं से शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत जापान के योकोहामा पोर्ट से होती है। यहाँ पर मजदूर एक जहाज से कंटेनर उतार रहे होते हैं। तभी एक कंटेनर नीचे गिरकर खुल जाता है। कंटेनर के अंदर लाल चंदन भरा होता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और तुरंत अपने बॉस को बुलाते हैं। बॉस कंटेनर देखकर कहता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि लाल चंदन उसकी जानकारी के बिना यहाँ नहीं आ सकता। वह अपने आदमियों को कंटेनर की पूरी जांच करने के लिए कहता है। जब वे कंटेनर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कंटेनर के अंदर एक आदमी छिपा होता है। जब वह बाहर आता है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि पुष्पा राज है। पुष्पा को देखते ही वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर देते हैं। पुष्पा इसका जवाब अपनी ताकत और हुनर से देता है और सबको हरा देता है। लड़ाई के दौरान सभी लोग पुष्पा से पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। पुष्पा उन्हें जापानी में जवाब देता है, मेरा नाम पुष्पराज है। मैं यहाँ अपनी पेमेंट लेने आया हूँ। भारत से मेरा लाल चंदन यहाँ पहुंचता है, लेकिन इसे लेने वाले मेरी पेमेंट नहीं कर रहे। मैं अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता। तभी लड़ाई के बीच में एक जापानी आदमी पुष्पा पर गोली चला देता है। गोली सीधे पुष्पा के बाएं कंधे पर लगती है, जिससे वह समुद्र में गिर जाता है। पानी में गिरते ही पुष्पा को अपनी पुरानी यादें आने लगती है और वह अपनी कहानी को याद करता है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पुष्पा 1 खत्म हुई थी। अब पुष्पा राज सिंडिकेट का नेता बन चुका है। उसने न केवल अपना लाल चंदन का व्यापार बड़े स्तर पर स्थापित किया है, बल्कि अपने मजदूरों और एमएलए सिंडापा के साथ अच्छे संबंध भी बनाए हुए हैं। पुष्पा अपने मजदूरों को न केवल अच्छे पैसे देता है, बल्कि उनकी भलाई का भी ध्यान रखता है, जिससे वे सभी उसके साथ काम करके खुश हैं। एक दिन मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल जाते हैं। हमेशा की तरह वे ट्रक में बैठकर जंगल की ओर निकलते हैं। लेकिन इस बार मजदूरों के बीच एसपी शिखवात भी छिपा होता है, जो एक मजदूर का भेष बनाकर उनके साथ शामिल हो जाता है। एसपी शिकवत मजदूरों के साथ जंगल में जाकर लाल चंदन काटने का काम करता है। कुछ समय बाद पुलिस का एक बड़ा दल वहां पहुंचकर सभी को घेर लेता है। तब एसपी शिखवात अपनी असली पहचान उजागर करता है और बंदूक निकालकर सभी को बताता है कि एसपी शिखवात है, कि वह एसपी शिखवात है। उसने सभी मजदूरों को रंगे हाथों पकड़ा है। इसके बाद एसपी शिखवात सभी मजदूरों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें लॉकअप में डाल देता है। जैसे ही पुष्पा को इस घटना का पता चलता है, वह तुरंत अपने आदमियों के साथ गाड़ियों में बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होता है। पुष्पा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सीधा अंदर जाता है। इंस्पेक्टर से कहता है कि वह सभी को छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर पुष्पा को जवाब देता है कि एसपी शिखावत ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि कोई भी उन्हें रिहा नहीं करेगा। यदि कोई पुलिसकर्मी एसपी शिखावत के खिलाफ जाएगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर पुष्पा पुलिस वालों को खरीदने की योजना बनाता है। वह अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में पैसे लेकर लौटता है और पुलिस वालों से कहता है कि जितनी सैलरी वे अपनी पूरी जिंदगी में कमा सकते हैं, उतने पैसे वह अभी उन्हें दे सकता है। यह सुनकर पुलिसकर्मी खुश हो जाते हैं और पुष्पा के सामने अपने इस्तीफे देते हुए पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले वे पुष्पा के आदमियों को रिहा कर देते हैं। जब एसपी शिकवत थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन लौटता है तो उसे खाली पुलिस स्टेशन मिलता है। वहां न तो मजदूर होते हैं और न ही पुलिसकर्मी। जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि पुष्पा ने पैसे देकर सबको खरीद लिया है, तो वह गुस्से से भर जाता है। इसके बाद पुष्पा एमएलए सिंडापा से मिलने जाता है। पुष्पा एमएलए सिंडापा की बहुत इज्जत करता है, क्योंकि सिंडापा ने ही उसे सिंडिकेट का नेता बनाया था। सिंडापा पुष्पा से कहता है कि वह जल्द ही राज्य के सीएम से मिलने जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और पार्टी की बैठकें हो रही हैं। वह पुष्पा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। पुष्पा अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी श्रीवाली को बताता है कि वह सीएम से मिलने जा रहा है। श्रीवाली पुष्पा से कहती है कि वह सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाए, ताकि वह इसे घर में लगाकर लोगों को दिखा सके कि उसके पति की पहुंच सीएम तक है। पुष्पा ये सुनकर मुस्कुराता है और श्रीवाली से वादा करता है कि वह ऐसा करेगा। पुष्पा और एमएलए सिंडापा सीएम के ऑफिस पहुंचते हैं। सीएम उनसे मिलता है और बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दौरान जब पुष्पा फोटो खिंचवाने की बात करता है तो सीएम साफ मना कर देता है।
न केवल मना करता है बल्कि वह पुष्पा की बेइज्जती भी करता है। सीएम पुष्पा को प्यार के जूते से तुलना करते हुए ताना मारता है। ये देखकर एमएलए सिंडापापा हस्तक्षेप करता है और सीएम से कहता है कि यह फोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की पत्नी की है। वह सीएम से विनती करता है कि वह एक फोटो खिंचवा ले, लेकिन सीएम गुस्से में और बढ़ जाता है और पुष्पा को नासमझ इंसान कहता है, बट जो अपनी पत्नी की हर बात मानता है। इसके बाद वह पुष्पा और एमएलए को वहां से जाने के लिए कह देता है। यह अपमान पुष्पा को अंदर तक हिला देता है। पुष्पा और एमएलए सिंडप्पा के बीच बातचीत होती है, जहां पुष्पा एमएलए से पूछता है, अगर आप कल सीएम बन जाएं तो क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे? इस पर एमएलए सिंडप्पा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, मैं फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं तो बस एक मामूली एमएलए हूं। पुष्पा तुरंत जवाब देता है, अब आप ही सीएम बनेंगे। यह सुनकर एमएलए सिंडप्पा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा करने में कम से कम 100 करोड़ लगेंगे। पुष्पा आत्मविश्वास से कहता है, 100 करोड़ नहीं बल्कि मैं 500 करोड़ खर्च करूंगा, लेकिन अब आपको सीएम बना कर ही रहूंगा। पुष्पा ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि सीएम ने न केवल उसकी बल्कि उसकी पत्नी श्रीवाली की भी बेइज्जती की थी। वह इस अपमान का बदला लेना चाहता है। इसके बाद एमएलए सिंडप्पा की पार्टी के अध्यक्ष प्रताप रेड्डी के छोटे भाई से मिलता है। वह उन्हें 5 करोड़ रुपए देता है और प्रताप रेड्डी से बात कराने की मांग करता है। प्रताप रेड्डी को फोन लगाकर छोटे भाई पुष्पा की बात करवा देते हैं। पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि उसने उनके ऑफिस में एक तोहफा भिजवाया है। तभी प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा आता है जिसमें 20 करोड़ रुपए छिपे होते हैं। पुष्पा ये कहते हुए उन्हें पैसे सौंपता है कि वह चाहते हैं कि एमएलए सिंडप्पा सीएम के लिए खड़े हो सकें। ये सुनकर प्रताप रेड्डी सहमति दे देते हैं। अब पुष्पा को सीएम की कुर्सी के लिए फंड जुटाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। वह सोचता है कि कैसे बड़ी रकम इकट्ठा की जाए। पुष्पा तय करता है कि अब वह मुरुगन को हटाकर खुद सीधे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से डील करेगा। मुरुगन, जो पुष्पा से 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर लाल लाल चंदन खरीदता है, उसे हटाकर पुष्पा खुद खरीदारों से संपर्क करता है। वह मालदीव्स में एक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार से मिलता है। पुष्पा उन्हें 2.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर डील की पेशकश करता है। खरीदार सहमत हो जाते हैं और 2 टन लाल चंदन की डील फाइनल होती है, जिसकी कुल कीमत 5,000 करोड़ रुपए होती है। इंडिया लौटने के बाद पुष्पा सिंडिकेट की एक बैठक बुलाता है। वह सभी सदस्यों को यह खुशखबरी देता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिली है। अब सिंडिकेट को अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। सभी सदस्य पुष्पा का समर्थन करते हैं और अपने अपने हिस्से का लाल चंदन देने की योजना बनाते हैं। कोई 50 टन, कोई 100 टन और कोई 160 टन का प्रबंध करने की बात करता है। पुष्पा भी अपने उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लेता है और एक जगह तय करता है जहां सभी सदस्य अपना लाल चंदन जमा करेंगे। जिस दिन सिंडिकेट के सभी सदस्य अपने अपने लाल चंदन को इकट्ठा करते हैं, उस दिन एक सदस्य के लोग पकड़ लिए जाते हैं। एसपी शेखावत उन सभी को गिरफ्तार करता है और लाल चंदन को जलाकर बर्बाद कर देता है। इतना ही नहीं, वह उस सदस्य को जान से मार देता है ताकि ताकि सिंडिकेट के बाकी सदस्यों में डर बैठ जाए। यह खबर पुष्पा तक पहुंचती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सिंडिकेट के सभी सदस्य एसपी शेखावत से डरकर एमएलए सिंडप्पा के पास जाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि वह पुष्पा और एसपी शेखावत के बीच की लड़ाई को खत्म करवाएं ताकि वे शांतिपूर्वक अपना व्यापार जारी रख सकें। एमएलए सिंडप्पा एसपी शेखावत के ऑफिस में जाकर उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। एसपी शेखावत जवाब देता है कि उसका मुद्दा सिर्फ पुष्पा से है। उसने पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है क्योंकि पुष्पा ने एक बार उसे सबके सामने अपमानित किया था। एसपी शर्त रखता है कि यदि पुष्पा सबके सामने उसे माफी मांग ले तो वह सिंडिकेट के काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद एमएलए सिंडप्पा पुष्पा के पास जाते हैं और उसे माफी मांगने के लिए मना लेते हैं। फिर एक पार्टी आयोजित की जाती है जहां पुलिस अधिकारी, सिंडिकेट के सदस्य और अन्य लोग शामिल होते हैं। पुष्पा भी पार्टी में पहुंचता है और एसपी शेखावत से माफी मांगता है। एसपी पुष्पा से माफी सुनकर खुश हो जाता है और सिंडिकेट के काम में दखल न देने का वादा करता है, लेकिन वह अपने कमीशन की मांग करता है। पुष्पा माफी मांगकर पार्टी से निकल जाता है,
लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि वह किसी के सामने नहीं झुकता। यह सोचकर वह अपनी कार घुमाता है और पार्टी में वापस आता है। इस बार जब एसपी शेखावत अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है, पुष्पा अपनी कार से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इससे एसपी की गाड़ी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। पुष्पा एसपी शेखावत को स्विमिंग पूल में गिरा हुआ देखता है और कहता है, मैं किसी के सामने माफी नहीं मांगता। मैं पुष्पा राज हूं जो किसी के सामने नहीं झुकता। इसके बाद पुष्पा उसे चुनौती देता है कि उसके पास 2 टन लाल चंदन है, जिसे वह अगले सोमवार सुबह चेन्नई लेकर जाएगा और वहां से रामेश्वरम पोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को बेचेगा। वह एसपी को चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसे रोक कर दिखाए। एसपी शेखावत पूरे शहर की सड़कें ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा अपना माल बाहर ले जा सके। लेकिन वह देखता है कि नदी का पानी बहुत कम हो गया है और समझ जाता है कि पुष्पा अपने ट्रकों को नदी के जरिए बाहर ले जा रहा होगा। कुछ समय बाद यह सच साबित होता है। पुष्पा ने अपने सारे ट्रकों को नदी के रास्ते भेजा था। एसपी शेखावत जल्द ही ट्रकों को घेर लेता है और लाल चंदन को एसीपी शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दे दिया है। पुष्पा ने ट्रकों में मामूली लकड़ी रखी होती है, जिसे लाल रंग से पेंट कर असली लाल चंदन जैसा दिखाया गया था। जब एसीपी को यह सच्चाई पता चलती है कि लकड़ी नकली है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सारी लकड़ियों को जला देता है। इसी गोदाम में वह खुद को भी आग लगा लेता है। हालांकि मेरा मानना है कि एसीपी शेखावत अभी भी जिंदा है और वह फिर से लौटेगा। इसके बाद पुष्पा अपने 2 टन लाल चंदन को अंतर्राष्ट्रीय खरीदार को बेच देता है और भारी मात्रा में पैसे कमाता है। इस पैसे से वह आसानी से एमएलए सिंडप्पा को मुख्यमंत्री बनवा देता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंडप्पा पुष्पा से मिलने उसके घर आता है, उसके साथ खाना खाता है और पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाता है। गांव में एक त्योहार के दौरान सभी लोग मंदिर जाते हैं, जिसमें पुष्पा, उसकी पत्नी और मां भी शामिल होती है। वहां पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं। त्योहार के दौरान पुष्पा की पत्नी अचानक बेहोश हो जाती है, बात जिससे पता चलता है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर पुष्पा खुशी से झूम उठता है और काली माता की पूजा के दौरान नाचता है। उसके साथ गांव वाले भी नाचते हैं। त्योहार के दौरान कुछ बदमाश लड़के पुष्पा के बड़े भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं। पुष्पा यह देखकर उन लड़कों को पीटता है। मोहन की बेटी पुष्पा को धन्यवाद कहती है, लेकिन मोहन गुस्से में आकर पुष्पा को डांटता है और कहता है कि वह उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। यह सुनकर पुष्पा दुखी होता है और अपनी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वही लड़के मोहन की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और मोहन को धमकाते हैं कि वह टीवी पर लाइव आकर अपने बाल मुंडवाए। यह सुनकर मोहन की पत्नी पुष्पा के घर जाकर उसे सारी बातें बताती है। पुष्पा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने बड़े भाई और उसकी बेटी को बचाने के लिए वह तुरंत तैयार हो जाता है। पुष्पा अपने कुछ वफादार लोगों के साथ मिलकर उन गुंडों का पता लगाता है। जब वह उन गुंडों की छुपने की जगह पर पहुंचता है, तब पुष्पा उनसे एक बड़ी लड़ाई करता है। उस लड़ाई में पुष्पा उन सबको धूल चिटा देता है और अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। पुष्पा की इस मदद से उसका बड़ा भाई मोहन का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मोहन अपनी बेटी को गले लगाता है और पुष्पा से माफी मांगता है। इसके बाद दोनों भाई अपनी पुरानी दुश्मनी भूल कर एक हो जाते हैं। पुष्पा के इस काम से गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर पुष्पा की तारीफ करते हैं। इस तरह पुष्पा अपनी फैमिली और गांव की इज्जत को बचाकर सबके दिलों में एक हीरो बन जाता है। पुष्पा 3 द रैम्पेज में हम जानेंगे कि आखिर वो इंसान कौन है जिसकी पुष्पा और प्राप्रा परेडी दोनों से दुश्मनी है और आखिरकार उसने अपने हमले से उन दोनों को मार दिया है या फिर वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हमें पुष्पा 3 में मिलेंगे। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में पुष्पा या फिर जो भी आपका मन करे लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को शेयर करने का मन करे तो शेयर भी ज़रूर करें। बाकी मैं आपसे मिलूँगा